हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास में कुछ समीकरण दिए हुए हैं, 3 अलग अलग समीकरण हैं और इन समीकरणों के बारे में हमें ये रेखाओं के समीकरण और रेखाओं के समीकरण से हमें ये पता लगाना है कि इनको सबसे पहले तो अंतःखंड के रूप में रूपांतरित करना है, अंतःखंड के समीकरण के रूप में रूपांतरित करना, और दूसरा ये भी पता लगाना है हमें कि ये इनके अंतःखंड क्या है, कौन से अंतर एक्स और वाई पे कहाँ पे ये जाके काटते हैं, ये हमें पता लगाना है। तो इसको पता लगाने से पहले मैं एक छोटा सा चीज आपको शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो क्वेश्चन है क्लास 11 के चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। और क्लास 11 वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी इस तरह क्वेश्चन देखे गए हैं। बीपीएससी वाले में भी रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन देखे गए हैं। आप देख सकते हो, शायद ये किसी तरह का ऑप्शनल क्वेश्चन बना के भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 11 वाले तो देखेंगे, बाकी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला एस्पायरेंट इसको देख रहा है तो वो भी देख सकता है, बिल्कुल समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, अब समझते हैं कि जब हमारे सामने रेखाओं के समीकरण हैं, हम इनको अंतःखंड के रूप में रूपांतरित कैसे करेंगे वो जानना है ना हमें। तो आप अंतःखंड के रूप में ऐसे समझो कि अंतःखंड होता क्या, पूरा डिटेल में मैं बताता हूँ, ध्यान से बस देखते चलना। हम जानते हैं कि ये कार्तीय तल होता है जिसपे दो होते हैं अक्ष, एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब ये कार्तीय तल बन गया हमारा, तो ये अनलिमिटेड होता है, मतलब ये मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक होता है 0 0। एक्स अक्ष भी यहाँ पे मिलता है, वाई अक्ष भी यहाँ पे मिलता है, और ये एक होता है ऐसा जगह जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में टकराते हैं, मिलते हैं। जब हम दाईं ओर जाते हैं धीरे धीरे तो ये पॉजिटिव होता चला जाता है, यानी कि इसके एक्स अक्ष पे 1 2 3 4 5 6 अनलिमिटेड, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा। और जब बाईं ओर आते हैं तो फिर माइनस में होता है। ये सब मेरे ख्याल से पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताने वाली बात ये है ना कि हम कहीं भी रैंडमली कोई एक बिंदु लेते हैं तो उस बिंदु का एक्स और वाई निर्देशांक होता ही होता है। अब यहाँ पे बिंदु लिया तो इसका एक्स और वाई निर्देशांक क्या होगा, हम जान रहे हैं कि चूंकि एक्स अनलिमिटेड है तो ये भी आगे जाएगा, इसलिए इसको तीर का निशान इस तरह लगाता है कि ये बताता रहे कि आगे जा रहा है। तो ये आगे जाते हुए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मान लो यहाँ पे 15 आ रहा है और ये क्या है, इसके सामने में मिल गया हमें। 15 पे नहीं मिला तो मान लो 14 पे मिला, तो ये बिंदु हमें जहाँ पे भी मिला उसका एक्स निर्देशांक, जैसे 15 पे अगर मिला है तो इसका एक्स निर्देशांक 15 होगा। अब वाई का भी पता कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 पे मिल गया ये वाला पार्ट, तो इसका वाई निर्देशांक 20 होगा। तो जिस तरह से एक बिंदु है, कहीं पे भी हम कोई भी बिंदु लेंगे तो उसका एक निर्देशांक आता है, ठीक है। तो जब बिंदु का निर्देशांक आता है तो रेखाएं भी तो इससे बची नहीं रहेंगी। तो कोई भी रेखा हो जाए, जैसे मान लो ये एक रेखा मैंने बना दिया, या ऐसे कोई रेखा बना दिया, या ऐसे कोई रेखा बना दिया, तो हर एक रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे कहीं ना कहीं काटेगी। कब काटेगी, जब उस रेखा को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि ये एक रेखा थी, तो ये रेखा वाई अक्ष पे आगे बढ़ाते हैं तो वाई अक्ष पे यहाँ पे काट रहा है और एक्स अक्ष पे यहाँ पे काट रहा है। तो ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जिस बिंदु पे काटता है उसी बिंदु को हम लोग अंतःखंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि ये वाली जो रेखा है, जो रेखा हमने लिया, अब जैसे ये वाली रेखा को देखो, ये वाला एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कहाँ काट रहा है, तो अब आगे बढ़ाओगे तो वाई अक्ष को यहाँ पे काटता हुआ दिखेगा, एक्स अक्ष को यहाँ पे काटता हुआ दिखेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काट रहा है। इस वाली रेखा की बात करें तो ये देखो, आगे बढ़ाते हैं तो एक्स अक्ष को इसने यहाँ पे काटा और वाई अक्ष को इसने यहाँ पे काटा। जब आगे बढ़ाते हैं तो रेखाओं का समीकरण जो होता है ना वो फिक्स होता है कि इस रेखा को बस हम आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे जो रेखा का समीकरण आएगा वो यहाँ पे भी वही रेखा का समीकरण आएगा। तो रेखा का समीकरण क्या होता है, फिक्स होता है। तो अगर ये किसी रेखा का समीकरण है तो इस रेखा को अगर हम आगे भी बढ़ाते हैं तो जितने भी बिंदु आएंगे सभी बिंदुओं पे ये क्या होगा, संतुष्ट होगा। तो रेखाएं तो समझ में आ गई आपको, अंतःखंड समझ लेते हैं और अंतःखंड के रूप में समीकरण समझते हैं। मिटा के फिर से बताता हूँ थोड़ा सा। तो हम जान रहे हैं कार्तीय तल, ये हमारा कार्तीय तल है, और यहाँ पे हम जान रहे हैं कि एक रेखा इस तरह से जा रही है जो एक्स अक्ष को बिंदु ए पे काट रही है और वाई अक्ष को बिंदु बी पे काट रही है। तो इस रेखा का जो समीकरण होगा ना वो होगा हमारा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये होता है अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण। इतना समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी अभी तक। अब आगे समझते हैं। अब एग्जाम्पल ए और बी की जगह कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मान लो ये तो मूल बिंदु है हमारा 0 0, इसको आगे बढ़ाते तो हमें मिलता है 1 2 3 और ये 4, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, 4। इसको आगे बढ़ाते तो हमें मिलता है 1 2 3 4 और ये 5, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 5। बिंदु का निर्देशांक तो ऐसे 0 5 होगा क्योंकि एक्स एक्स पे 0 है और 5 वाई एक्स पे, इसलिए
और इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो होगा 4,0, क्योंकि x निर्देशांक तो 4 लेकिन y ऊपर या नीचे जाता है तभी y निर्देशांक आता है, इसलिए y 0। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं कि a और b का जो मान होगा वो क्रमशः 4 और 5 होगा, क्योंकि x अंतःखंड जो है वो 4 है हमारा, और y अंतःखंड जो है y पे जो अंतःखंड कट रहा है वो हमारा 5 आ रहा है। तो अब इस रेखा का समीकरण क्या आएगा, तो इस रेखा का समीकरण होगा हमारा x/4 प्लस y/5 बराबर 1। तो ये अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण हमारे सामने है। अब इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जब प्लस में है, भिन्नों का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ हम कैसे करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं ना। तो 5x प्लस 4y/20 बराबर 1। अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो हमें मिलेगा 5x प्लस 4y बराबर 20, और थोड़ा सा कर दे तो हमें मिलेगा 5x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो अब ये रेखा के समीकरण, मतलब ये भी रेखा का ही समीकरण था लेकिन ये अंतःखंड के रूप में था, और इसको हमने क्या बना दिया, ऐसा। और हमारे पास में ऐसा दिया हुआ है और हमें इसे कैसा बनाना है, ऐसा। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल तो आएगी नहीं आपको। चलिए समझते हैं कैसे करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक बीच वाला आप लोग कर लेना, या फिर तीनों बता देता हूँ, क्या जाता है एक वीडियो में तीनों बता दूंगा। तो तीनों समझते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला चीज़ कि ये पहला देखो, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। हमें इसे बदलना है अंतःखंड के रूप में। तो अंतःखंड के रूप में यानी कि x/a प्लस y/b बराबर 1 के रूप में हमको इसको बदलना है। इधर तो 0 दिख रहा है, 12 को अगर हम उधर कर दे तो हमें मिलेगा 3x प्लस 2y बराबर 12। अब इधर 12 आ चुका है, प्लस में है। दोनों पक्षों में अगर हम 12 से भाग दे दें, क्योंकि बीच में बराबर है तो इधर वाला इसके बराबर है, तो अगर दोनों पक्षों में 12 से भाग देंगे तो भी दोनों बराबर ही रहेगा। तो 12 से भाग देने के बाद हमें मिलेगा 3x प्लस 2y/12 बराबर 12/12। तो ये तो कट के इसको लिख सकते हैं हम 3x/12 प्लस 2y/12, और इधर बराबर में 1। 3 जो है 12 से कटेगा 4 आएगा, और 2 जो है 12 से कटेगा 6 आएगा। हमें मिलेगा x/4 प्लस y/6 बराबर 1। तो ये हमें x/a प्लस y/b बराबर 1 के रूप में दिख रहा है, यानी कि ये समीकरण हमारा अंतःखंड के रूप में रूपांतरित हो चुका है। अब हमें अंतःखंड बताना है, तो आप समझ रहे हो कि x/a यानी कि इसका जो x अंतःखंड है वह 4 है, और y अंतःखंड जो है 6 है, और यही हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दूसरे नहीं समझ में आया तो दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, उससे समझ लेते हैं। ठीक है, वैसे आ ही गया होगा, इसमें समझने जैसा कोई म्यूजिक का सरगम थोड़ी है जो समझ में नहीं आएगा, है ना। देखो इधर 4x माइनस 3y, सिंपल सा मैथ है भाई, म्यूजिक का सरगम थोड़ी जो समझने में दिक्कत होगा। तो आगे क्या है, इस बार यहाँ पे माइनस दिया है, हमें प्लस में लाना है। प्लस में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो देखो दोनों पक्षों में हम 6 से भाग दे रहे हैं। 6 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 1 लाना है हमें बराबर के साइड में। तो 6 से जब भाग देते हैं तो हमें मिलता है 4x/6 माइनस 3y/6 बराबर 1। 4 को 6 से काटेंगे तो कटेगा नहीं, हमें 2 और 3 मिलेगा, और 3 को 6 से काटेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है x/, अब देखो 2/3 था, तो 2 को हम 3 के भी बटा में लिख सकते हैं इस तरह से, x/3/2। तभी ना, क्योंकि हमें x/a के रूप में लाना है इसको। x/a के रूप में लाने के लिए हम नीचे x के नीचे कुछ भी दिखा देंगे, वो a का पार्ट हो जाएगा। तो x/3/2 कर दिया, क्योंकि हमें मालूम 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2x/3 तो हो ही जाएगा। बाकी ये माइनस को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे, लेकिन अब माइनस भी तो दिखाना पड़ेगा हमें, तो हम लिखेंगे y/-2। -y/2 क्यों नहीं लिखा, वो भी सही हो सकता था, -y/2 लिखते तो, लेकिन हमें y को वैसे ही रहने देना, b कुछ भी आएगा, b माइनस में भी आएगा तो हमारा तो काम चल जाएगा, इसलिए ऐसे लिखा। बराबर में लिखा 1। अब देखो इसकी सबसे पहले तो ये हमारा अंतःखंड के रूप में रूपांतरित हो चुका है। दूसरा चीज़ कि अब इसके अंतःखंड को बताओ, तो इससे तुलना करने के बाद हम पाते हैं a बराबर आता है हमारा 3/2, और y बराबर हमारा आता है -2, यानी कि इसके x अंतःखंड जो है वो 3/2 है, और y अंतःखंड -2 है। बस सिंपल सा हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब फटाफट से लास्ट क्वेश्चन भी बताने की सोच रहा हूँ, लेकिन नहीं भी बताऊंगा तो आपका काम चल जाना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा देख लो। 3y + 2 बराबर 0 है। तो इसमें किसी किसी बच्चे का डाउट ऐसा हो सकता है कि x वाला पार्ट इसमें नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो और आसान हो गया ये हमारे लिए। सीधे सीधे समझ लो कि x वाला पार्ट हम अपनी मर्जी से इमेजिन कर सकते हैं कि 0x। ठीक है,
तो अब चूंकि 0 इंटू एक्स है तो 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तो हमारे लिए तो आसान ही हो गया ना, हम इसको ऐसे करेंगे तो 0x प्लस 3y बराबर -2, फिर -2 से दोनों साइड में भाग देंगे तो मिलेगा 0x बटा -2 प्लस 3y बटा -2 बराबर 1। तो हमें मिलेगा x के नीचे कुछ भी 0 ही समझ लो ना, ऐसे 0 नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्योंकि वो x वाला पार्ट हमारे पास में है ही नहीं, समझ लो, क्योंकि वो तो 0 आएगा। तो इस ये जो है अंतःखंड के रूप में रूपांतरित होने के बाद हमें सिर्फ इतना ही मिलेगा, ये ऐसा क्या मिलेगा, x बटा क्या आया था इधर -2 बटा 0, बटा में 0 लिखते हैं क्या, नहीं नहीं वो तो फिर कुछ अलग हो जाएगा ना, 0 से भाग नहीं देते हम किसी में, हम सिंपली बस इसको लिखने वाले हैं 3y बटा -2, इसको ऐसे लिख सकते हैं y बटा -2 बटा 3 बराबर 1। तो हम देखेंगे कि x का तो कुछ आया नहीं हमारे पास में, तो a तो कुछ मिलेगा नहीं, यानी कि ये जो है इसका x अंतःखंड आएगा 0, x अंतःखंड जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और y अंतःखंड जो आएगा हमारा वो हो जाएगा -2 बटा 3। अब यहाँ पे x अंतःखंड 0 हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कोई रेखा ऐसी भी हो सकती है जो y पे तो कहीं मिल रही है, लेकिन y पे -2 बटा 3 पे मिल रही है, y इधर -2 बटा 3 कहीं आ सकता है 0 और 1 के बीच में, और x पे कहाँ मिल जा रही है, तो x पे मिल जा रही है हमारी, y तो इधर ना, x पे मिल रही है 0 पे। तो इस तरह से कोई रेखा हो सकती है यहाँ से, यही वाली जो y अक्ष पे ही बनी हुई है। तो y अक्ष पे बनी हुई रेखा रहेगी तो उसका x अंतःखंड ऑटोमेटिक 0 आएगा। तो इस तरह से लंबी वाली वीडियो बन गई हमारी एक और, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। मैं और भी लंबी लंबी वीडियोस बनाया करता था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि रिकॉर्ड पर करने में प्रॉब्लम, और फिर अपलोड करने में भी प्रॉब्लम, और देख कौन उतना पेशेंस के साथ देख पाता है। तो इसलिए मैंने हर क्वेश्चन को अलग अलग डिवाइड करके बनाने का डिसीजन लिया है कि जिसके काम की जो वीडियो होगी वही जाके देखेगा, तो सारा वीडियो उसको देखना नहीं पड़ेगा। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी वीडियो बनाता रहूँगा तब तक जब तक ऐसे लोग ना मुझे मिल जाएँ जिनको मेरा समझाने का तरीका समझ में आए, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, बाकी तुम भी सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तो काम करना आसान हो जाएगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।